नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। यहाँ पर हम लोग एक क्रैश कोर्स JEE नीट 2021 के नाम से चला रहे हैं, जहां पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। फुल चैप्टर रिवीजन, ऑनलाइन टेस्ट, चैप्टर वाइज ऑनलाइन कंबाइंड टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन JEE और नीट दोनों के प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट दी जाती है और डाउट का सोल्यूशन भी होता है। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, आपकी स्क्रीन के सामने कुछ लिंक दिए हैं और सेम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। वहां से आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देनी है तो आप हमारे केमिस्ट्री विज मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी के सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, DPPs, नोट्स, आप अपने रिजल्ट का एनालिसिस कर सकते हैं और वीडियो लेक्चर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारे पास है क्लास 11th का स्टेट ऑफ मैटर, जहां पर हम इसका फुल चैप्टर रिवीजन करेंगे, यानी पूरा के पूरा चैप्टर एक शॉट में सारे के सारे NCERT के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो फोर्स होते हैं जो दो मॉलिक्यूल के बीच में काम करते हैं। ये फोर्स रिपल्शन भी हो सकता है और अट्रैक्शन का भी हो सकता है। इस चैप्टर में हम केवल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड वंडर वाल फोर्स। वंडर वाल फोर्स भी इसको बोल सकते हैं। अब बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कई टाइप के होते हैं, यानी वंडर वाल फोर्स को हम आगे फर्दर क्लासिफाइड करेंगे। तो टोटल हमारे पास 4 तरह के अट्रैक्शन फोर्स हैं। पहला हमारे पास है डिस्पर्जन फोर्स, इसको हम लंडन फोर्स भी बोलते हैं। दूसरा है डाइपोल डाइपोल फोर्स, तीसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स और चौथा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स की अगर मैं बात करूं तो वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स कहलाती है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर किसी एलिमेंट में पॉसिबल नहीं है। कुछ ही एलिमेंट या कुछ ही एटम ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। आगे आप इसको समझेंगे। चलिए वन बाय वन हम इन फोर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। सबसे पहले इसके की पॉइंट समझते हैं, फिर एग्जांपल से मैं आप इसको समझाता हूं। लंडन डिस्पर्सन फोर्स इन सारे फोर्स में सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स है। पॉइंट नंबर 2, ये उन मॉलिक्यूल के बीच में काम करता है जिनमें अपना परमानेंट डायपोल नहीं होता है। जैसे हम H2 मॉलिक्यूल ले ले, N2 मॉलिक्यूल ले ले, O2 मॉलिक्यूल ले ले, या कुछ इनर्ट गैस जैसे आर्गन हो गया, नियॉन हो गया। तो इस तरह के मॉलिक्यूल में डायपोल नहीं होता है, लेकिन कुछ देर के लिए डायपोल आने से इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स जनरेट होता है। इस फोर्स को हम इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन भी बोलते हैं। अगर हम इनके इंटरेक्शन एनर्जी की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 1/r⁶। और यहां पर जो r है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू अट्रैक्टिव पार्टिकल। ये जो फोर्स है शॉर्ट डिस्टेंस में ही काम करता है और वो डिस्टेंस बच्चों कितनी होती है? 500 पिकोमीटर। अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कम हो जाता है। जहां तक हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये इन मॉलिक्यूल के या पार्टिकल के पोलराइजेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल पोलराइज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स विल बी इंक्रीज। अब बच्चों एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये उन मॉलिक्यूल के बीच में काम करता है जिनमें अपना कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है। तो सपोज मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिस पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है, तो इस पर कोई प्लस और माइनस चार्ज नहीं आएगा। लेकिन किसी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड चले जाते हैं, जिस वजह से इस पर एक टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस हो जाता है। तो एक प्लस साइड और एक माइनस साइड क्रिएट हो जाती है, यानी जिस साइड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन की तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी अब ये जो डायपोल बना है ये दूसरे मॉलिक्यूल को पोलराइज करके उसको भी डायपोल बना देगा। तो इस तरह से हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इधर इलेक्ट्रॉन है तो पार्शियल नेगेटिव, इधर प्रोटॉन है तो पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास है जो कि
डायपोल नहीं है, यानी इसके पास अभी कोई अपना डायपोल नहीं है और इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये इसको इन्फ्लुएंस करेगा डायपोल बनने के लिए। तो बाद में ये वाला मॉलिक्यूल भी डायपोल यानी टेम्परेरी डायपोल में क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। और अब दोनों मॉलिक्यूल टेम्परेरी डायपोल बन चुके हैं, तो एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और वहां पर कौन सा फोर्स होगा, डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स। तो बच्चों ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अपना कोई परमानेंट डायपोल नहीं था वो डायपोल बनते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस टाइप के फोर्स को हम बोलेंगे लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। एग्जांपल मैंने आपको बताई दिए, जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, या कुछ इनर्ट गैसेस। चलिए दूसरा हमारे पास है डायपोल डायपोल फोर्स। अब देखो डायपोल डायपोल फोर्स जैसे नाम से दिख रहा है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अपना एक परमानेंट डायपोल होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसी फोर्स को हम बोलते हैं डायपोल डायपोल फोर्स। जब एक डायपोल दूसरे डायपोल को अट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, एक का पॉजिटिव पार्ट और दूसरे का नेगेटिव पार्ट आपस में अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम इनके स्ट्रेंथ की बात करें कि उस फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है, दैट विल बी रेंज फ्रॉम 5 किलो जूल टू 20 किलो जूल। परमानेंट डायपोल किन में होगा, HCl का एग्जांपल हम ले। तो देखो बच्चों H और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे, Cl की तरफ थोड़ा स्लाइटली शिफ्ट होंगे, तो इस तरफ माइनस इस तरफ प्लस, ये एक डायपोल है। और दूसरा HCl मॉलिक्यूल इस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो एक का नेगेटिव पार्ट और दूसरे का पॉजिटिव पार्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस फोर्स को हम बोलेंगे डायपोल डायपोल फोर्स। अगर मैं इंटरेक्शन एनर्जी की बात करूं, तो अगर कोई स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल है तो एनर्जी की वैल्यू होगी 1/r⁻3, और अगर कोई मूविंग या रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल है तो एनर्जी की वैल्यू होगी 1/r⁻6। चलिए तीसरे तरह का फोर्स है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। एक डायपोल किसी दूसरे नॉन डायपोल को इंड्यूस करेगा डायपोल बनने के लिए। तो यहां पर बच्चों दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें एक के पास परमानेंट डायपोल है, जैसे सपोज HCl, और दूसरा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास परमानेंट डायपोल नहीं है, जैसे आर्गन। तो ये इस एटम को इन्फ्लुएंस करेगा टू बिकम डायपोल। क्लियर? ये भी एक तरह का वीक इंटरेक्शन फोर्स होता है। एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को इंड्यूस करेगा डायपोल बनने के लिए, और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। अब देखिए बच्चों जो दूसरा पॉइंट है, ए पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस ए डायपोल इन ए एटम और ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल को इंड्यूस करेगा बाय डिस्ट्रीब्यूशन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द नॉन पोलर स्पेस। तो उसके बाद क्या होगा, जब दोनों डायपोल बन जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था HCl और आर्गन मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स काम करता है। देखिए यहां पर जो HCl है उसके पास परमानेंट डायपोल मूवमेंट है, लेकिन आर्गन के पास परमानेंट डायपोल नहीं है, तो ये इसको इन्फ्लुएंस करेगा डायपोल बनने के लिए, ये इसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो बाद में क्या होगा कि ये जो हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉन का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से ये भी एक तरह का डायपोल बन जाएगा, और उसके बाद परमानेंट डायपोल वाले का नेगेटिव पार्ट और इसका पॉजिटिव पार्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करके डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स क्रिएट करेंगे। यहां पर भी एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r⁻6। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन सारे फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन और फ्लोरीन, केवल इन 3 एटम के होने से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। जैसे अगर मैं बात करूं वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर हम बात करें HF मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अगर हम बात करें अमोनिया मॉलिक्यूल तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन के साथ इन 3 एटम का होना जरूरी है, तभी जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं थर्मल एनर्जी। व्हाट इज थर्मल एनर्जी? किसी मॉलिक्यूल के अंदर उसके मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी।
यानी हम ये बोल सकते हैं मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। और बच्चों थर्मल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। तो थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज मेजर्ड बाय द हीट कंटेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो जैसे मैंने आपको बोला थर्मल एनर्जी क्या है, इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल। इसको हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। और ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ऑब्वियसली उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। बिल्कुल अपोजिट रिलेशन है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ता है इसका मतलब मॉलिक्यूल स्टैटिक की तरफ जा रहे हैं, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी उनका मूवमेंट कम हो रहा है। जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो बच्चों जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो मॉलिक्यूल को आपस में बांध के रखता है, जबकि थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल को फ्री करती है। क्लियर। अब देखो अगर हम लिक्विड गैस और सॉलिड में इन दोनों एनर्जी को या दोनों फोर्स को कंपेयर करके देखें तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, पहले वाला डायग्राम देखिए, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। तो बच्चों जब हम गैस से सॉलिड की तरफ जाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ता है तो थर्मल एनर्जी कम होती है, लेकिन जब हम सॉलिड से और गैस की तरफ जाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम होगा और थर्मल एनर्जी ज्यादा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं द गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। गैस के अंदर हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, या अगर किसी कंटेनर के अंदर गैस फिलअप है, ये इस कंटेनर के अंदर गैस फिलअप है, तो इस गैस कि हम कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर कर सकते हैं उसी के बेसिस पर हम आगे इस चैप्टर को देखेंगे। तो बच्चों कौन कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है गैस की। नंबर 1 एक तो मास होता है, कितना मास है, दूसरा उसका वॉल्यूम कितना है, तीसरा उसका प्रेशर कितना है, चौथा उसका टेम्परेचर कितना है, पांचवा उसकी डेंसिटी कितनी है, और लास्ट में उसका डिफ्यूजन किस रेट से होता है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हम गैसियस स्टेट में मेजर करते। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉज ऑफ गैसेस यानी गैस लॉज। टोटल हमारे पास 4 लॉज हैं। नंबर 1 बॉयल्स लॉ जो कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप बताता है। दूसरा हमारे पास है चार्ल्स लॉ जो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन सेटअप करता है। तीसरा है गेलुसैक लॉ जो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप सेट करता है। और लास्ट है एवोगैड्रो लॉ जो वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैस के बीच में रिलेशनशिप सेट करता है। अब देखिए बच्चों हम किसी गैस की 3 मेजर फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं। एक उसका टेम्परेचर, दूसरा उसका प्रेशर और तीसरा उसका वॉल्यूम। ये 3 इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर मैं बॉयल्स लॉ की बात करूं तो प्रेशर और वॉल्यूम वेरी करेगा, लेकिन यहां पे हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। यानी P और V अगर वेरी होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। दूसरे वाले में टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरी करेगा तो क्या कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तीसरे वाले में प्रेशर और टेम्परेचर वेरी करेगा तो यहां पर क्या कांस्टेंट होना चाहिए, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। चौथे वाले में वॉल्यूम और अमाउंट वेरी करेगा तो यहां पे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो बस इसी के बेसिस पर इनकी डेफिनेशन बनी है और थोड़ा थोड़ा हम मैथमेटिकल इक्वेशन भी पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बॉयल्स लॉ। हमारे पास कोई एक कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर एक गैस भरी है। अगर मैं यहां पर पिस्टन लगा के इस गैस को प्रेशर करता हूं तो बच्चों इसका वॉल्यूम भी कम होगा। यानी प्रेशर बढ़ने से किसी गैस का वॉल्यूम कम होता है। तो बोलने का मतलब है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जहां पर अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। सीधी सी बात है, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा। क्लियर। तो अब हम यहां पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन सेटअप करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप में।
अब देखिए बच्चों, इसके लिए हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन सेटअप करते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, या इसको मैं ऐसे ले सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ठीक है, अगर V बढ़ेगा तो P कम होगा, P बढ़ेगा तो V कम होगा। क्लियर, एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। अब हमने कांस्टेंट लगाना है तो P इक्वल टू K/V, ये इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं PV इक्वल टू K, ये इंपॉर्टेंट है, PV इक्वल टू K। तो ये बायल्स लॉ के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब यहां पर दो कंटेनर है, देखो ये कंटेनर है जहां पर अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है, दोनों कंटेनर में आप प्रेशर लगा रहे हो तो वॉल्यूम कम हो। तो बच्चों देखिए, मान लिया जाए कि आपके पास एक सिलेंडर है A और दूसरा सिलेंडर है B। इस सिलेंडर में एक गैस भरी है जिसका प्रेशर है P1 और जिसका वॉल्यूम है V1। अब आप क्या करते हो, ऊपर से प्रेशर लगाते हो तो इसका प्रेशर हो गया P2 और इसका वॉल्यूम हो गया V2। अगर आपको इन चारों में से कोई तीन चीज पता है तो आप चौथी चीज को आराम से निकाल सकते हो। किस रिलेशन से, देखिए आप, तो पहले के लिए P1 V1 इक्वल टू K, दूसरे के लिए P2 V2 इक्वल टू K। अब दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। क्लियर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1, ये याद रखिए बस। तो कोई तीन चीज आपको मालूम है तो चौथी चीज आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा आपको ये याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायल्स लॉ। तो ग्राफ आपके सामने, पहले ग्राफ नंबर A और उसके बाद ग्राफ नंबर B की बात करेंगे ना। अब देखिए बच्चों, ग्राफ नंबर A में आपको क्या दिख रहा है, ग्राफ नंबर A में इस तरफ हमने रखा प्रेशर, इधर रखा है। अब मान लिया जाए कि ये हमने ब्लू लाइन देखी है ना, ब्लू लाइन में टेम्परेचर है 200 केल्विन फिक्स रखा है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर को कम करते जाओगे, देखो कम करते जाओगे, वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, है ना। ठीक, फिर दूसरी लाइन ग्रीन लाइन, यहां पर आपने टेम्परेचर 400 केल्विन किया, सेम कर्व आ रहा है, 600 केल्विन सेम कर्व आ रहा है। अब देखिए बच्चों, यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, देखो इस टेम्परेचर पर प्रेशर इतना है, आपने टेम्परेचर कम कर दिया, प्रेशर और कम हो गया, आपने टेम्परेचर और कम कर दिया, प्रेशर और कम। तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जहां पर प्रेशर भी बढ़ता है। ठीक है, अब अगर आप 1/v की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। लेकिन ध्यान रखिए, जो यहां पर टेम्परेचर है वो ये ज्यादा टेम्परेचर है, ये थोड़ा सा कम टेम्परेचर है, ये और कम टेम्परेचर है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर। सीधी सी बात है, अगर हम किसी कंटेनर में गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। यानी जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो अभी हमने पढ़ा था PV इक्वल टू K। डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होता है, देखो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। हमने फॉर्मूला डेंसिटी का पढ़ा होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। अब V की जगह में m/d रख दो, तो P इंटू m/d इक्वल टू K। तो बच्चों इसको हम ऐसे ले सकते हैं P इक्वल टू K/m इंटू D। ठीक, और K और M तो कांस्टेंट होते हैं, K कांस्टेंट है, M अमाउंट ऑफ गैस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। तो प्रेशर बढ़ाने से गैस की डेंसिटी भी बढ़ती है। बस चलिए अब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ। ठीक है, ये है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप, और यहां पर प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। तो बच्चों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उनको ज्यादा जगह चाहिए होती है घूमने के लिए, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या हम ऐसा लिख सकते हैं V इक्वल टू KT। तो ऐसा भी लिख सकते हैं V/T इक्वल टू K। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए, टेम्परेचर के बारे में आपको ये जानना जरूरी है। एक होता है केल्विन टेम्परेचर, दूसरा होता है डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, है ना। अब केल्विन टेम्परेचर को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है तो बच्चों क्या करोगे, केल्विन इक्वल टू जितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसमें कितना जोड़ दोगे,
273.273.15, तो वो जो टेम्परेचर आएगा वो केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, अब केल्विन टेम्परेचर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं तो वो कितना हो जाए, 273.15 केल्विन, इतना टेम्परेचर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। अब जैसे ये मैंने लिखा है यहाँ पर, है ना, तो आपके पास एक कोई कंटेनर है जिस पर कोई गैस भरी है, इसका वॉल्यूम V1 है और इसका टेम्परेचर T1 है। अब आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका टेम्परेचर आपने कर दिया T2, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2। तो आपको अगर कोई 3 वेरिएबल मालूम है तो चौथे वेरिएबल को आप आसानी से निकाल सकते। अब ये ग्राफ देखिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ग्राफ ऐसे आएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना आपने कि जो वॉल्यूम और प्रेशर है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है। तो P1 यहाँ पर सबसे कम प्रेशर होना चाहिए, सबसे कम प्रेशर पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम, फिर आपने प्रेशर बढ़ा दिया वॉल्यूम कम हो गया, फिर और प्रेशर बढ़ा दिया वॉल्यूम कम हो गया, यानी P4 ज्यादा प्रेशर है और P1 लोवेस्ट प्रेशर है। क्लियर। अब बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्या किसी गैस का वॉल्यूम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जीरो हो सकता है? नॉट पॉसिबल। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब ये हुआ -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले ही वो जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, है ना। तो अभी ग्राफ क्या बता रहा है आपको कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा गैस का वॉल्यूम भी कम होगा। तो क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जहां पर गैस का वॉल्यूम कुछ हो ही ना? लेकिन ऐसी कंडीशन कभी पॉसिबल नहीं होगी, इससे पहले वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरा लॉ हमारे पास है गेलुसैक लॉ। इट इज शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, जहां पर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। भाई प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, आपने वॉल्यूम फिक्स रखा है तो क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T, यानी P इक्वल टू KT, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं P इक्वल टू KT, यानी P बाई T इक्वल टू K, यानी कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 कंटेनर है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 2 कंटेनर हैं, पहला कंटेनर है A, दूसरा कंटेनर B, इसके अंदर कोई गैस भरी है, इसका प्रेशर है P1 और इसका टेम्परेचर T1। अब आपने क्या किया, इस गैस का टेम्परेचर कर दिया T2, तो कितना प्रेशर होगा आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, P1 T1 इक्वल टू P2 T2। ठीक है बच्चों, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ग्राफ इस तरह का बनेगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे गैस का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पर कुछ वॉल्यूम है, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो जो V4 है वहां पर प्रेशर कम है, और जो V1 है वहां पर प्रेशर ज्यादा है, तो इसका मतलब ज्यादा वॉल्यूम कम प्रेशर। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एवोगैड्रो लॉ। इट शो ए रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस, जहां पर टेम्परेचर और प्रेशर हमने कांस्टेंट किया। तो ये सब लोग जानते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर the equal volume of all gas contain equal number of molecule, यानी V directly proportional to the N, है ना। तो हम सब लोग जानते हैं बच्चों कि किसी गैस के 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और इसी नंबर को हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। The number of particle molecule या atom, तो क्या करो, उसके नंबर ऑफ मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएंगे, यानी n इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर।
तो नेक्स्ट हमारे पास है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डेफिनेशन देने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मान लिया जाए कि हमारे पास कोई कंटेनर है और उसमें जो है 3 गैस भरी है, ए, बी एंड सी। तो बच्चों इन तीनों का जो टोटल प्रेशर होगा वो इन तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के बराबर हो। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये तीनों गैस आपस में नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए और जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब डेफिनेशन क्या बनी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। तो यानी जो इक्वेशन बनेगी P इक्वल टू P1 P2 P3 एटसेट्रा। P1 P2 P3 आर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। अब देखो बच्चों, डाल्टन्स लॉ तभी अप्लाई होगा जब गैसेस आपस में रिएक्शन नहीं करेंगी, यानी दे शुड बी नॉन रिएक्टिंग। तो मैं आपको कुछ गैसेस के नाम बताता हूं जो नॉन रिएक्टिंग है और कुछ गैसेस ऐसी है जो रिएक्टिंग होती है। ये देखिए नॉन रिएक्टिंग गैस है, जैसे N2O2, N2He, COH2, N2Cl2, CO प्लस CO2, NH2 and H2 प्लस O2। तो ये गैस नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, हेंस दे फॉलो डाल्टन्स लॉ। लेकिन कुछ ऐसी गैस हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं, जैसे H2F2, COCl2, अमोनिया NHCl, अमोनिया NHBr, H2NCl2, NONO2, SO2 and Cl2। तो ये गैस डाल्टन्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स और पार्शियल प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम इक्वेशन से ड्राइव करेंगे। मान लिया जाए हमारे पास 2 गैसेस हैं, एक गैस है A और दूसरी गैस है B। इस गैस का पार्शियल प्रेशर है P1 और इस गैस का पार्शियल प्रेशर है P2 और दोनों का जो टोटल प्रेशर है वो दोनों के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। ये हमने भी डाल्टन लॉ से पढ़ा है ना। अब देखिए बच्चों, A गैस है, उसका अगर मैं मोल फ्रैक्शन ले लूं X1 और जो हमारी दूसरी गैस है उसका मोल फ्रैक्शन है X2, तो इन सबके बीच रिलेशन क्या होगा? देखिए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। ये रिलेशन है। अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1 बाय टोटल मोल, यानी N1 प्लस N2। और हमें किसी गैस के मोल कैसे मालूम करेंगे? उसका वेट ग्राम में और उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो बच्चों इस तरह से हम, अगर आपको केवल वेट दे रखा है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट को पता करके हम उसका नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे और एक बार दोनों के नंबर ऑफ मोल मालूम हो गए तो दोनों का मोल फ्रैक्शन हम आसानी से मालूम कर लेंगे। तो X2 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? इसके मोल बाय टोटल मोल N1 प्लस N2। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, और किसी गैस का मोलर वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से किस तरह से चेंज होता है। तो बच्चों अगर हम टेम्परेचर लेते हैं 273.5 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अगर सेंटीग्रेड में हो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में हो तो 273.15 केल्विन। और ये टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है और प्रेशर हमने लिया ATM में। तो किसी गैस का मोलर वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर पर मोल। क्लियर? अगर हम सेम टेम्परेचर की बात करें, अगेन केल्विन और सेंटीग्रेड, और प्रेशर हमने इस बार कितना लिया? बार में लिया, 1 बार या 10 की पावर 5 पास्कल। तो बच्चों इस समय मोलर वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो होगा 22.7 लीटर पर मोल। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 22.4 लीटर पर मोल है या 22.7 लीटर पर मोल है। ये डिसाइड करेगा कि प्रेशर की यूनिट क्या है। ATM के अकॉर्डिंग 22.4, बार के अकॉर्डिंग 22.7, क्योंकि बच्चों जो 1 बार होता है वो 1 ATM से छोटा होता है। तो 1 बार इक्वल टू 0.987 ATM। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि आइडियल गैसेस और रियल गैसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो पॉइंट नंबर 1 की हम बात करते हैं।
आइडियल गैसेस वो गैसेस होती है जो सारे गैस लॉ को फॉलो करती है किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में। दे फॉलो ऑल गैस लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन रियल गैस इन गैस लॉ को तभी फॉलो करेगी जब प्रेशर लो हो, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। कई बार पूछा जाता है ना, प्रेशर कम होना चाहिए और टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। पॉइंट नंबर 2, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। पॉइंट नंबर 3, आइडियल गैस में दो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी नेग्लिजिबल होता है। आइडियल गैस वो होंगी जिनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही नहीं, लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होता है। रियल गैस में दो मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इट इज नॉट नेग्लिजिबल एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, यानी PV इक्वल टू nRT, इस इक्वेशन को फॉलो करती है, जबकि रियल गैस वंडर वाल इक्वेशन को फॉलो करती है। और वंडर वाल इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रियल गैस और आइडियल गैस में मेन डिफरेंस क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो जो हमारे पास तीन लॉज है, एवोगाड्रो लॉ, चार्ल्स लॉ और बायल्स लॉ, इन तीनों को हम मिला के एक इक्वेशन डिराइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। तो चलिए बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ हमने पढ़ा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। चार्ल्स लॉ क्या था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और एवोगाड्रो लॉ क्या था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल। तीनों लॉ को अगर हम कंबाइन करें तो V यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल एंड 1/P। तो इस तरह से वॉल्यूम टेम्परेचर और मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन प्रेशर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब इक्वेशन क्या बनी? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P। अब प्रोपोर्शनल को हटा दो, इक्वल लगा तो V इक्वल टू R NT/P। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? PV इक्वल टू nRT, और इसी को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। और बच्चों यहाँ पर जो P है वो प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस है, T टेम्परेचर है, और R इंपॉर्टेंट है। R इज ए कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट, जो सारी गैस के लिए एक जैसा होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो R इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर? यहाँ पर R की न्यूमेरिकल वैल्यू को जानना बहुत जरूरी है। प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज होने से R की वैल्यू भी चेंज होती है। वैसे अब जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं उनमें से R की वैल्यू दे रखी होती है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जब भी हम R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज होने से गैस कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी। अब देखिए, अगर प्रेशर ATM में है और वॉल्यूम लीटर में है तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू होगी 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। क्लियर? तो लीटर ATM दे रखा है, इसका मतलब वॉल्यूम लीटर में है और प्रेशर ATM में। अगर प्रेशर बार में हुआ या पास्कल में हुआ और वॉल्यूम लीटर में ही है तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू होगी 0.8314 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। तो देखो बार लीटर आ रहा है ना, तो समझ जाना चाहिए प्रेशर बार में है और वॉल्यूम लीटर। अगर प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ और वॉल्यूम मीटर क्यूब में हुआ तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू जूल में आएगी, यानी वैल्यू होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट चेंज होने से गैस कांस्टेंट की यूनिट भी चेंज होती है। अब आगे बात करेंगे कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर में गैस भरी है और उस गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है और उसके अंदर नंबर ऑफ मोल N है। अब आपने क्या कर दिया? उसका प्रेशर P2 हो गया, कुछ चेंज कर दिया, यानी उसका प्रेशर P2 हो गया, उसका वॉल्यूम V2 हो गया, उसका टेम्परेचर T2 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ मोल अभी सेम है। पहले कंटेनर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी? P1 V1 इक्वल टू nRT1। क्लियर? और दूसरे के लिए क्या होगी? P2 V2 इक्वल टू nRT2। यहां पर नंबर ऑफ मोल और गैस कांस्टेंट दोनों के लिए इक्वल होगा, यानी कांस्टेंट। अब यहां पर हमने किया nR इक्वल टू P1 V1 बाई T1 और इधर हुआ nR इक्वल टू P2 V2 बाई T2। अब nR को आप
साइड में रख दो, दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो क्या होगा बच्चों, P1V1 बाई T1 इक्वल टू P2V2 बाई T2, और इससे कई सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको कोई वेरिएबल निकालना है और कुछ वेरिएबल आपको दे रखे हैं, तो आप आसानी से उस वेरिएबल को काउंट कर सकते हैं। क्लियर? तो हम इक्वेशन लिखेंगे P1V1 बाई T1 इक्वल टू P2V2 बाई T2। दिस इज कंबाइंड गैस इक्वेशन। अब बात करते हैं किसी गैस की डेंसिटी और मोलर मास के बीच में क्या रिलेशन है। तो आइडियल गैस इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे, PV इक्वल टू nRT। अब देखो बच्चों, PV इक्वल टू n को हमने क्या लिखा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो n की जगह में वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो W बाई M। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हमने क्या किया, V को जो है नीचे लिया है, तो P इक्वल टू W बाई V, W के नीचे V लिया है और RT बाई M तो है। तो बच्चों हम सब लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम यानी वेट अपॉन वॉल्यूम। तो ये W बाई V हमने लिखा है, इसकी जगह हम डेंसिटी लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू DRT बाई M। और अगर मैं मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी के बीच में रिलेशन देखूं तो M इक्वल टू DRT बाई P, सीधी सी बात है। तो अब आपको क्या दिख रहा है, जो मॉलिक्यूलर मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। तो जैसे जैसे बच्चों मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे उस गैस की डेंसिटी भी बढ़ती है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। चलिए अब बात करते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी गैस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, यानी हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और बच्चों आपने डिफ्यूजन का एग्जांपल इस तरह से लेना है कि मान लिया जाए कि एक रूम है और उस रूम में आपने एक परफ्यूम की बोतल खुली करके छोड़ दी, तो कुछ देर बाद क्या होता है, पूरा रूम महकने लगता है। इसी को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। जैसे देखो यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है, तो यहां पर जो है एक एरिया के अंदर पार्टिकल यहां पर कॉन्सेंट्रेट है और कुछ समय बाद सारे एरिया में वो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब बात करते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इन ए ओपन वॉल्यूम थ्रू ए टाइनी पोर या होल। एक होल से गैस के मॉलिक्यूल का पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होना इफ्यूजन कहलाता है। और देखो बच्चों यहाँ पर जो है इधर गैस के मॉलिक्यूल है, गैस भरी है और बीच में एक पार्टीशन है और पार्टीशन के बीच में हमने होल कर दिया, तो यहाँ से सारे के सारे मॉलिक्यूल इस दूसरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन। अब बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ग्राम्स लॉ। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये बोलता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तो किसी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R1 बाई R2 इक्वल टू अंडर रूट D2 बाई D1। यहां पर R1 और R2 दोनों गैस के डिफ्यूजन रेट है और जो D1 एंड D2 है वो दो गैसेस की डेंसिटीज। अब देखो बच्चों अभी हमने पढ़ा था अगर मैं डेंसिटी को मॉलिक्यूलर मास से रिप्लेस करूं तो हम सब लोग जानते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो अब हम डेंसिटी की जगह में मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट। बस डेंसिटी की जगह में हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट लगा देना है अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब नई इक्वेशन बनी R1 बाई R2 इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1। और R1 और R2 क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 एंड गैस 2, और M1 और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ गैस 1 एंड मोलर मास ऑफ गैस 2। तो बच्चों अगर आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन दे रखा है और किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है तो दूसरी गैस का मॉलिक्यूलर मास आप आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से हम कुछ और चीजों का पता कर सकते हैं। तो R1 बाई R2 इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1, ये आपको मालूम ही है। ठीक है, तो हम सब लोग जानते हैं कि किसी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन होता है
वो किसके बराबर होता है बच्चों? इक्वल टू द अमाउंट ऑफ गैस पासिंग थ्रू एन एरिया बाई टाइम। तो इसको हम बोल सकते हैं n बाई टी, या द वॉल्यूम ऑफ गैस बाई टी। तो चाहे n बाई टी लिखो चाहे v बाई टी लिखो, यानी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, यानी जो r है, वो किसके बराबर है? कितना मॉलिक्यूल एस्केप हुआ है किसी पर्टिकुलर टाइम में, या फिर कितना वॉल्यूम एस्केप हुआ है किसी पर्टिकुलर टाइम। क्लियर? अब देखो बच्चों, मान लिया जाए कि आपके पास कोई गैस है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है R1 और दूसरी गैस है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है R2। तो इसके लिए R1 इक्वल टू हो जाएगा V1 बाई T1 और R2 इक्वल हो जाएगा V2 बाई T2। तो यहां पर हो जाएगा V1 बाई T1 बाई V2 बाई T2 इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1। ठीक है, मान लिया जाए कि दोनों गैस का वॉल्यूम इक्वल है। ठीक है, तो नई इक्वेशन क्या बनेगी? T2 बाई T1 इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1। अब इस इक्वेशन से आप ये पता कर सकते हो कि जब दोनों गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन का टाइम दिया है, T2 और T1 आपको मालूम है, तो आप उनके मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो अगर किसी एक गैस का मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों टाइम के अकॉर्डिंग आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। वॉल्यूम डिफरेंट है और टाइम एक जैसा है, तो क्या हो जाएगा? देखो, V1 बाई V2 इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1। तो वॉल्यूम अगर डिफरेंट हो तो इस फॉर्मूले से आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, वॉल्यूम सेम हो, टाइम डिफरेंट हो, तो इस फॉर्मूले से आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि गैस के एक पार्टिकल का या एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। दूसरा, गैस के पार्टिकल के बीच कोई भी अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है, और न तो वो गैस सराउंडिंग, यानी जो जिस कंटेनर में वो फिलअप है उसके साथ कोई अट्रैक्शन फोर्स शो करती है। देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल ऑफ गैस एंड बिटवीन सराउंडिंग एंड गैसेस मॉलिक्यूल। पॉइंट नंबर 3, जो गैस के पार्टिकल है उनका एक रैंडम मोशन होता है, कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन होता है, और सारे के सारे पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं जब तक कि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड ना हो जाए या कंटेनर की वॉल के साथ वो टकराए ना। जैसे ये गैस का मॉलिक्यूल है तो ये इस तरह मोशन करेगा, लेकिन यहां पर एक कंटेनर की वॉल है तो तब जाके ये टकरा के इधर आ जाए, या जब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराता है तब इनका रैंडम मोशन चेंज हो जाएगा। दो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो कॉलिजन है वो इलास्टिक होता है, कंप्लीटली इलास्टिक होता है, यानी एक दूसरे के टकराने के बाद ये दोबारा से दूसरे डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। हो सकता है कि इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी अलग हो, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल गैसेस मॉलिक्यूल विल बी द कांस्टेंट। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है किसी गैस मॉलिक्यूल की, यहां पर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें क्योंकि हर गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो सकती है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। तो ऐसा माना गया है कि सारे मॉलिक्यूल का मोशन सीज हो जाता है, यानी सारे पार्टिकल एक जगह में रुक जाएंगे अगर आप टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 करते हो। तो अब बात करते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है काइनेटिक गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू 1/3 mnc²। जो P है वो प्रेशर है, जो V है वो वॉल्यूम है, जो M है वो मॉलिक्यूलर मास है, जो N है वो नंबर ऑफ मोल है, और जो C है, यहां पर C इंपॉर्टेंट है, इट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस, यानी वेलोसिटी की बात करेंगे, गैस की वेलोसिटी।
अच्छा, दूसरा इक्वेशन हमारे पास है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जैसा मैंने आपको बोला था कि किसी कंटेनर के अंदर इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल विल बी डिफरेंट, लेकिन अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल देखा जाए तो उसका फॉर्मूला है E के इक्वल टू 3/2 RT, और यहां पर जो R है वो गैस कांस्टेंट है और जो T है वो टेम्परेचर है। तो ये केवल एक मोल ऑफ गैस के लिए, लेकिन अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो बच्चों ये हो जाएगा E के इक्वल टू 3/2 RT/Na, यानी हमने RT को किससे डिवाइड किया, एवोगैड्रो नंबर से। अब यहां पर जो R/Na है उसके लिए हमने एक कांस्टेंट नाम दिया जिसको हम बोलेंगे K, और K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब नई इक्वेशन क्या बनी, E के इक्वल टू 3/2 KT और K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों ये होती है, देखो 1.38 इंटू 10⁻⁻16 अर्ग पर केल्विन पर मोल, या 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन पर मोल, ये वैसे दी होती। और तीसरा हमारे पास है एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। इस पर भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो C एवरेज इक्वल टू √8 RT/πm। देखो बच्चों, जो एवरेज स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवरेज स्पीड भी बढ़ेगी, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से रीजन है जिस वजह से कोई रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट होती है। यानी आपने अभी पढ़ा होगा कि जो आइडियल गैस है वो हाइपोथेटिकल गैस है, जबकि जितनी भी गैस हमारे पास है वो रियल गैस होती है। तो हम उन फैक्टर पर डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट होती है। केवल दो ऐसे फैक्टर हैं जिस वजह से रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट होती है। एक फैक्टर है वॉल्यूम और दूसरा फैक्टर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैं पहले इन दोनों को आपको समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। तो आइडियल गैस के केस में ऐसा माना गया है कि जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है वो टोटल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेलिजिबल होता है, जबकि रियल गैस में जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो नेलिजिबल नहीं होता है, उसको कंसीडर किया जाता है। गैस है उसमें जो इंडिविजुअल पार्टिकल है उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा ही, क्लियर। दूसरी चीज है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आइडियल गैस के केस में ऐसा मानते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है वो नेलिजिबल होता है। किसी तरह का कोई फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच में काम नहीं करता, जबकि रियल गैस में ऐसा नहीं होता है। रियल गैस में दो मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही, क्लियर। किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पे चेक कर लीजिए, दो गैस के पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, जबकि आइडियल गैस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। तो बच्चों ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और इन दो चीजों की वजह से ही रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट होती है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वंडरवाल इक्वेशन को लिखते हैं, और वंडरवाल इक्वेशन में कौन से दो ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से कोई गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट होती है। तो यहां पर दो चीजों की हम बात करेंगे, एक है प्रेशर और दूसरा होता है वॉल्यूम। तो पॉइंट नंबर 1 है, जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर से इसलिए डेविएट होती है क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, क्लियर। अगर गैस को हम हाई प्रेशर पे देखें तो बच्चों मॉलिक्यूल के बीच का गैप कम हो जाता है, यानी मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ज्यादा हो जाता है, यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। पॉइंट नंबर 3, हाई प्रेशर पर ऐसा दिखा गया है कि मॉलिक्यूल उस कंटेनर की वॉल से फुल इंपैक्ट से स्ट्राइक नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के थ्रू डायरेक्ट बैक या पुल बैक कर दिए जाते हैं ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स। यानी अगर आपके पास कोई एक कंटेनर है और इसकी वॉल के सामने जो मॉलिक्यूल है वो इस वॉल पर इतना इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो इसको क्या करेगा, अपने अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पीछे खींच लेगा। तो बच्चों जो वॉल पर इंपैक्ट होने वाला है मॉलिक्यूल के थ्रू वो
फुल्ली इंपैक्ट नहीं होता है। इस वजह से प्रेशर में कुछ कमी आती है, क्योंकि मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से फुल इंपैक्ट से इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो प्रेशर में कमी आ गई। तो बच्चों जो रियल गैस है उनका जो प्रेशर होगा वो आइडियल गैस के मुकाबले कम होगा, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन उस प्रेशर को कम कर रहा है। तो अब कितना कम होगा देखिए, यहां पर देखिए जो आइडियल गैस का प्रेशर है वो रियल गैस के प्रेशर में इतना जोड़ने से आता है और इतने की कमी हो जाएगी। तो अगर हम रियल गैस के प्रेशर में AN²/V² ऐड करें तो वो आइडियल गैस का प्रेशर होगा। क्लियर? तो यहां पर रियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस के मुकाबले कम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन आपस में बढ़ जाता है। तो बच्चों यहां पर जो A है, A कांस्टेंट है और जो N है वो नंबर ऑफ मोल है और जो V है वो वॉल्यूम है। अब बात करते हैं कि वॉल्यूम में करेक्शन कितना होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो रियल गैस है उसमें इंडिविजुअल पार्टिकल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ होल गैस। तो जो इंडिविजुअल पार्टिकल का वॉल्यूम है उसको हमने NB से रिप्रेजेंट किया। तो टोटल वॉल्यूम में से हम इंडिविजुअल पार्टिकल का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो जो भी हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो करेक्टेड वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम में करेक्शन यानी टोटल वॉल्यूम माइनस NB, और यहां पर जो B है वो भी एक तरह का कांस्टेंट है और जो N है वो नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? अब दोनों को अगर हम मिलाएं, प्रेशर के करेक्शन टर्म्स को और वॉल्यूम के करेक्शन टर्म्स को, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आती है P + AN²/V। हमने प्रेशर में इतना ऐड किया और इनटू V - NB वॉल्यूम में इतना माइनस किया तो हो जाएगा। तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं वंडर वाल इक्वेशन, और वंडर वाल इक्वेशन में जो N है उसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स और जो A और B है दीज आर कांस्टेंट। इन कांस्टेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT, इसमें हम क्या करते हैं प्रेशर में AN²/V² ऐड करते हैं और वॉल्यूम में हम क्या करते हैं इंडिविजुअल गैस के वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं, और तब जाके हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो वंडर वाली इक्वेशन कहलाती है। क्लियर? चलिए अब आपके सामने मैंने वंडर वाली इक्वेशन रखी है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि यहां पर A का क्या मतलब होता है और B का क्या मतलब होता है, और A और B के घटने और बढ़ने से गैस की किस प्रॉपर्टी पर चेंज आता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ए मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन गैस मॉलिक्यूल, और ये न तो टेम्परेचर पर और न प्रेशर पर डिपेंड करता है। ये लार्जर द ए तो मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो बोलने का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्यादा इंटरेक्ट होंगे, उनके बीच में गैप कम होगा। तो अब इस टाइप की गैस को लिक्विफाई करना इजी होगा। लार्जर द ए मोर इजिली लिक्विफाई द गैस। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बी। बी का मतलब होता है इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल। इट इज measure the magnitude of effective size of the gas molecule। एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू है इट इज 4 times the actual volume of the gas molecule and it is also not depends on temperature and pressure, और इसको हम excluded volume के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अब देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको यहां पर बताता हूं। जो हमारे पास A है, जो A है वो अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बताता है ना। तो अगर मॉलिक्यूल पोलर हुआ, जैसे NH3 है और दूसरा है CH4, NH3 मोर पोलर देन CH4, तो पोलैरिटी बढ़ने से मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। तो इसका मतलब A की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो NH3 को लिक्विफाई करना आसान है एज कंपेयर टू CH4। ठीक है बच्चों?
चलिए अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको हम Z यानी कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो ये मेजर करता है कि कितने मैग्नीट्यूड से कोई रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो रही है। अब देखो बच्चों, इसको हम एक मैथमेटिकल टूल से रिप्रेजेंट करते हैं, Z इक्वल टू PV बाई NRT। तो बच्चों यहां पर देखिए, आइडियल गैस लॉ के अकॉर्डिंग PV इक्वल टू NRT होता है तो Z की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगी। लेकिन जो रियल गैस है वो PV इक्वल टू NRT फॉलो नहीं करती है तो Z विल नॉट इक्वल टू 1। तो बच्चों यहां पर दो पॉसिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे। पहला है, अगर Z की वैल्यू 1 से कम हुई तो, जब Z की वैल्यू 1 से कम होगी तो इसका मतलब वो गैस नेगेटिव डेविएशन कर रही है। तो इस केस में गैस को कंप्रेस करना आसान होगा, और अगर गैस कंप्रेस आसानी से होगी तो गैस आसानी से लिक्विफाई भी हो जाएगी। तो जितना नेगेटिव डेविएशन होगा गैस को लिक्विफाई करना उतना आसान होगा। दूसरा है, अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो वहां पर जो गैस है वो पॉजिटिव डेविएशन करेगी। तो इस केस में गैस को कंप्रेस करना आसान नहीं है, लेस कंप्रेसिबल, तो इजीली लिक्विफाई नहीं होगी। क्लियर? जितना ज्यादा नेगेटिव डेविएशन होगा Z की वैल्यू उतनी कम होगी, यानी गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा। जितना Z पॉजिटिव होता जाएगा गैस को लिक्विफाई करना उतना ही मुश्किल होता है। एक डायग्राम से हम यहां पर समझते, देखो यहां पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर है। तो बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 है, किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। लेकिन जो हमारे पास एक्चुअल में जो गैस होती है वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं करते। तो यहां पर दो चीजें पॉसिबल है, या तो गैस नेगेटिव डेविएशन शो करेगी या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी। तो देखो, एक गैस है हाइड्रोजन, दूसरी गैस है नाइट्रोजन, और तीसरी गैस मैं यहां पर बताने वाला हूं हीलियम। ये तीनों गैस पॉजिटिव डेविएशन यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज मोर देन 1। ये कंप्रेसिबिलिटी इनके लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो 1 होता है। तो इसका मतलब इन गैस को लिक्विफाई करना आसान नहीं है। कौन कौन सी? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। लेकिन जो बाकी की गैस है जैसे O2, CH4 एंड CO2, ये नेगेटिव डेविएशन करती है, देन उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन करती है। तो इन गैस के लिए Z की वैल्यू 1 से कम होगी। क्लियर? तो O2, CH4 एंड CO2 नेगेटिव डेविएशन, N2H2 एंड हीलियम पॉजिटिव डेविएशन। अब एक और चीज आपको समझनी है, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसको हम दोनों गैस के वॉल्यूम यानी जो रियल गैस का वॉल्यूम है और जो आइडियल गैस के वॉल्यूम है उसके रेशियो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। चलिए अब आपकी एनसीईआरटी में दो डायग्राम और दिए हैं, इनको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम नंबर A और डायग्राम नंबर B है ना। पहले A डायग्राम को समझते हैं। तो यहां पर ये जो A डायग्राम वो किसके बीच बना है? PV वर्सेस प्रेशर। जो PV है एक्चुअल में वो बायल्स लॉ से लिया गया है। किसी भी टेम्परेचर पर जो PV है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है? आइडियल गैस के लिए किसी भी प्रेशर पर PV की वैल्यू एक जैसी रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर हम रियल गैस की बात करें तो कुछ ऐसी गैसेस हैं जहां पर PV की वैल्यू इंक्रीज होती है एज इंक्रीजिंग द प्रेशर। PV की वैल्यू पहले इन दोनों के लिए डिक्रीज होगी, प्रेशर को बढ़ाने पर डिक्रीज होगी, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये जो रियल गैस है वो बायल्स लॉ को फॉलो नहीं करती है एट हाई प्रेशर। लो प्रेशर पर तो करेंगे लेकिन हाई प्रेशर पर ये फॉलो नहीं करेंगे। अब डायग्राम बी की बात करते हैं। यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दिया गया है। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये वॉल्यूम हो गया और ये प्रेशर हो गया, यानी लो प्रेशर पर आइडियल गैस और रियल गैस का वॉल्यूम इक्वल होता है। यानी जो कैलकुलेटेड वॉल्यूम है आइडियल गैस का वो रियल गैस के ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम के बराबर होता है, इक्वल होता है। लेकिन अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो बाद में यहां पर वॉल्यूम में डेविएशन आएगा। जो कैलकुलेटेड वॉल्यूम है आइडियल गैस का वो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम ऑफ रियल गैस से कम होगा। देखो ये कम है और ये ज्यादा है। तो कैलकुलेटेड मतलब जो हम बायल्स लॉ से वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल में रियल में वॉल्यूम है उसमें डिफरेंस है। तो रियल वॉल्यूम
ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइडियल वॉल्यूम। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, यानी किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो बच्चों देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से काफी रिलेटेड होता है। दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर गैप ज्यादा है इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और दो मॉलिक्यूल के बीच में गैप कम है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो गैप कम होगा इसका मतलब वो लिक्विड स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, और गैप ज्यादा होगा इसका मतलब वो गैस स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें उनके बीच की डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड हम यहां पर बात करने वाले हैं। लिक्विफेक्शन तभी पॉसिबल है जब गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब ये ज्यादा कब होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी इंक्रीज बाय टू वे। एक तो प्रेशर को हम बढ़ा दें, प्रेशर को बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, या दूसरा टेम्परेचर को कम कर दे बाय कूलिंग। अब टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, जिस वजह से मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। यहां पर किसी गैस को या तो दोनों इफेक्ट के थ्रू या किसी एक इफेक्ट के थ्रू लिक्विफाई किया जा सकता है, या तो बाय कूलिंग करो, या तो बाय एप्लीकेशन प्रेशर करो, या तो बोथ ऑफ देम करो। कुछ ऐसी गैसेस है जैसे अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसी एक चीज से या तो हाई प्रेशर से या तो लो टेम्परेचर किसी एक चीज की मदद से लिक्विफाई की जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसी गैसेस है जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, किसी एक फैक्टर से लिक्विफाई नहीं होती है। इनमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों फैक्टर देखने पड़ते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी गैस को लिक्विफाई करने का मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होती है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अब एक डायग्राम आपकी स्क्रीन के सामने है, इसमें हम CO2 को लिक्विफाई करेंगे और तीन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्रिटिकल टेम्परेचर, दूसरा क्रिटिकल प्रेशर और तीसरा क्रिटिकल वॉल्यूम। अब इस डायग्राम ने हमें करना क्या है, जो CO2 है उसको हम लिक्विफाई करने की कोशिश करेंगे एक कांस्टेंट टेम्परेचर। तो CO2 का एक कांस्टेंट टेम्परेचर लेंगे और धीरे धीरे हम प्रेशर कम करेंगे। ऐसा हम कई बार करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन में CO2 का 50 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर को कम किया, लेकिन बच्चों प्रेशर कम होने से CO2 लिक्विफाई नहीं हो रही है। अब दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, टेम्परेचर को और कम किया। टेम्परेचर हमने रखा 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर को कम कर देंगे। तो यहां पर भी हमें CO2 लिक्विफाई होती भी नहीं दिख रही है। तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन में हमने रखा टेम्परेचर 30.98, इतना टेम्परेचर रखा। 30.98 हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और प्रेशर को हम धीरे धीरे कम करते गए। तो जैसे हम प्रेशर को कम करते हुए पहुंचे 73 ATM, जैसे ही हम प्रेशर को कम करते हुए यहां पर पहुंचे 73 ATM एट 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बच्चों जो CO2 है उसका कुछ हिस्सा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, कुछ हिस्सा। अब यहां पर समझिए, वो टेम्परेचर जहां पर कोई गैस लिक्विड होना स्टार्ट हो जाती है, द टेम्परेचर below which the gas can be liquefied by the application of pressure, only application of pressure is called critical temperature। तो CO2 के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर केवल प्रेशर के एप्लीकेशन से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर? जबकि 50 भी था और 31 भी था, लेकिन इस टेम्परेचर पर आप कितना भी प्रेशर कम कीजिए गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो बोलने का मतलब है द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर बिलो विच द गैस कन्वर्ट इनटू द लिक्विड ओनली बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अब बच्चों इसी पॉइंट पर हम आते हैं, द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट विच द गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। यानी वो प्रेशर, उस प्रेशर की जो वैल्यू है जहां पर गैस जो है एक कांस्टेंट टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। और लास्ट है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम का मतलब है कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर में गैस के
एक मोल का जो वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो तीन चीजें आपने याद रखनी है, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। अब यहां पर एक चीज और समझने की है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं, देखो अब हमने क्या किया, यहां पर 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का टेम्परेचर फिक्स रखा। तो बच्चों यहां पर देखिए हमें वॉल्यूम ज्यादा मिल गया, गैस का जो क्रिटिकल वॉल्यूम है उसकी अमाउंट बढ़ गई है, और टेम्परेचर कम किया 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो देखिए यहां पर इस प्रेशर पर हमें वॉल्यूम ज्यादा मिल रहा है। तो बोलने का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे और प्रेशर भी कम करते जाएंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस। तो हमने अभी पढ़ा था कि जब हम गैस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके ऊपर जो गैस है वो गैस फॉर्म में है, जबकि क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे वही गैस वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो वेपर और गैस को डिफरेंशिएट करने का जो पॉइंट है वो है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर ही वो टेम्परेचर है जो बताएगा कि गैस गैस फेज में है या गैस वेपर फेज में है। क्लियर? तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। एक्चुअल में जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसको हम गैस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर गैस के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनको लिक्विफाई करना आसान है, इसका मतलब उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, वो पहले अचीव हो जाएगा। और अगर गैस के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो उनको लिक्विफाई करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसका मतलब उनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, उस रेंज तक पहुंचने में हमें टाइम लगेगा। तो the critical temperature is the measurement of strength of intermolecular force of attraction between the gas molecule। और यहां पर मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा हीलियम एंड हाइड्रोजन का। इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक होता है, इसका मतलब इन गैस को लिक्विफाई करना आसान नहीं है। तो इनके लिए आपको टेम्परेचर काफी कम करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा, तभी जाके ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन कुछ और गैसेस जैसे CO2 और NH3 इनके बीच अच्छा खासा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इन गैस को लिक्विफाई करना इजी है। तो इसका मतलब इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हाई होता है। तो कंसेप्ट ये है, लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली गैसों के लिए टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ेगा, काफी टाइम लगेगा। लेकिन जो हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली गैसेस है उनके लिए ज्यादा टेम्परेचर पर ही लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि जो वंडर वाल कांस्टेंट है ए, वो एक्चुअल में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर करता है। तो अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो गैस को लिक्विफाई करना इजी होगा उस टेम्परेचर पर। क्लियर? चलो अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर कम और ज्यादा होता है तो गैस को लिक्विफाई करना आसान या टफ होगा। अब देखो यहां पर हमने कुछ गैसेस रखी, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, HCl, NH3, Cl2 एंड SO2। तो जो इनका क्रिटिकल टेम्परेचर देखो 5.2 केल्विन, ये ज्यादा, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखी गई है। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है उसको लिक्विफाई करना इजी होगा। तो यहां पर इनके लिक्विफिकेशन यानी रेट ऑफ लिक्विफिकेशन का ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले SO2, फिर Cl2, फिर NH3, फिर HCl, फिर CH4, CO, N2, H2 और H। ठीक? तो ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन इज डिक्रीज विद डिक्रीजिंग क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर? तो अभी बच्चों हमने गैसेस स्टेट के बारे में पूरा पढ़ लिया है, ये सारी चीजें आपको गैसेस स्टेट के बारे में पढ़नी है। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास है लिक्विड स्टेट। जो सबसे पहले ये देखते हैं कि लिक्विड गैस से किस तरह से अलग होता है। तो लिक्विड का कोई अपना शेप नहीं होता है, जस्ट लाइक गैसेस। लिक्विड का अपना डेफिनेट वॉल्यूम है, जबकि गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता है। लिक्विड की डेंसिटी गैस से ज्यादा होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है। लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी गैस से कम होती है लेकिन सॉलिड से ज्यादा होती है। और जो लिक्विड है वो सॉलिड से ज्यादा डिफ्यूज होते हैं लेकिन गैस से कम डिफ्यूज होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करेंगे कि लिक्विड की तीन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और यहीं पर हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे।
तो इन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले, एक तो वेपर प्रेशर, दूसरा सरफेस टेंशन और तीसरा विस्कोसिटी। पहले बात करते हैं वेपर प्रेशर। तो बच्चों एक डायग्राम से हम लोग वेपर प्रेशर को समझने की कोशिश करोगे। एक राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसको आपने मरकरी गेज से जोड़ रखा है और इसके अंदर लिक्विड भरा है। लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इसके अंदर वेपर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। वो वेपर धीरे धीरे यहां जाएंगे और इस मरकरी पर प्रेशर लगाएंगे। तो पहले धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन कुछ देर बाद प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो बोलने का मतलब यह है कि इस लिक्विड के अंदर जो वेपर है वो अब इस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में हो गई है, यानी फॉर्मेशन ऑफ वेपर एंड कंडेंसेशन ऑफ वेपर विल बी इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस कंडीशन में, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इस वेपर के थ्रू जो प्रेशर यहां पे लगाया जा रहा है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन लिक्विड एंड इट्स वेपर, इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। सिंपल सी बात है ना। अब दो ऐसे फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अल्टर करते हैं। नंबर वन, नेचर ऑफ लिक्विड। हर लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है। तो बच्चों हम यहां पर बोल सकते हैं कि जिन लिक्विड की वोलेटिलिटी या जो ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड है उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे एक तरफ पानी, एक तरफ पेट्रोल। पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। वाटर कम वोलेटाइल लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर कम है। दूसरा टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। इसका रीजन, टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ वेपर ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो ऑलरेडी कंसंट्रेशन बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सराउंडिंग प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर या सराउंडिंग प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर हम दो बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र करने वाले हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एंड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट में केवल प्रेशर के मेजरमेंट का डिफरेंस है। तो यहां पर जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है उसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जबकि स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट में जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो 1 बार या 10 की पावर 5 पास्कल होगा। अब देखिए बच्चों, किसी भी लिक्विड का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा और जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, क्योंकि जो 1 atm प्रेशर है वो 1 बार से ज्यादा होता है। अब एक एग्जांपल हम यहां पर लेंगे, जैसे वाटर ले लिया। तो जो वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 केल्विन, जबकि इसका स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है 99.6 डिग्री सेंटीग्रेड या 372.6 केल्विन। समझ गए डिफरेंस? तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। गैस के केस में आपने क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा होगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर की वो रेंज होती है जिसके नीचे कोई गैस लिक्विड में एग्जिस्ट करती है। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर एक बाउंड्री है जिसके ऊपर गैस होगी, जिसके नीचे गैस लिक्विड होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वेपर बिकम इक्वल, यानी लिक्विड और लिक्विड की वेपर के बीच में जो बाउंड्री है वो डिसअपियर हो जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो हाई अल्टीट्यूड होते हैं वहां पर प्रेशर लो होता है, तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। प्रेशर कुकर में जो भी फूड है वो जल्दी से बन जाता है। प्रेशर कुकर में बाहर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई होता है तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, जिससे कि जो भी हार्ड मटेरियल है वो जल्दी से कुक हो जाएगा। ऑटोक्लेव जस्ट लाइक ए प्रेशर कुकर, लेकिन इसके प्रेशर को हम चेंज कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और उसके अंदर जो हमने इंस्ट्रूमेंट रखे हैं वो इजिली स्टरलाइज हो पाएंगे। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर मॉलिक्यूल की दो कंडीशन बताई गई है। एक मॉलिक्यूल जो लिक्विड के अंदर है, इसके चारों तरफ जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो इस मॉलिक्यूल को इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल सरफेस पर हो तो उसमें जो इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अपवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, ठीक है।
तो सरफेस टेंशन का मतलब ये हुआ, इट इज द मेजरमेंट ऑफ डाउनवर्ड फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जो सरफेस पर लिक्विड है उस पर डाउनवर्ड फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसको हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखिए, द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस एनर्जी। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड बाय 1 यूनिट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। और बच्चों सरफेस एनर्जी में हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है उस सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। तो सरफेस एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। तो अब हम ये देखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और सरफेस एनर्जी के बीच क्या रिलेशन होता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस टेंशन ज्यादा है, तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उस सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। अब दूसरी बात करते हैं टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा और सरफेस एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो बोलने का मतलब है टेंशन जितना बढ़ेगा एनर्जी भी उतनी बढ़ेगी, और टेंशन जितना कम होगा एनर्जी उतनी कम होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम होता है, तो लेस एनर्जी नीडेड। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी। तो बोलने का मतलब यह है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और टेम्परेचर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि सरफेस टेंशन का यूज हम कहां कहां देखते हैं। एक तो आप देखते हो कि जो वाटर की ड्रॉप है स्फेरिकल शेप में होती है ना, क्योंकि कोई भी लिक्विड अपने सरफेस को कम से कम करना चाहता है, तो जो स्फेरिकल शेप है उसका सरफेस कम से कम होता है, यानी स्फेरिकल शेप में सरफेस टेंशन कम से कम होगा। दूसरा, अगर हम ग्लास के जो एजेस हैं उनको अगर हम हीट करें तो वो राउंड शेप के हो जाते हैं। और तीसरा, जो कैपिलरी है उसमें जो लिक्विड है वो ऊपर चढ़ता है, देखा होगा आपने, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। तीसरा हमारे पास है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का क्या मतलब है? विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। जो लिक्विड ज्यादा गाढ़ा होगा इसका मतलब वो ज्यादा विस्कस है, जो लिक्विड कम गाढ़ा होगा वो कम विस्कस है। तो जैसे वाटर है उसकी विस्कोसिटी कम है, ऑयल है उसकी विस्कोसिटी और ज्यादा होती है। तो विस्कोसिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। लिक्विड जब फ्लो करता है किसी सरफेस पर तो उस पर जो रेजिस्टेंस काम करता है दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा इसका मतलब उसका फ्लो कम होगा, तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। अब इसको और समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो पहला पॉइंट है, इट इज रिलेटेड टू द ईज विद द विच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड कैन मूव विद रिस्पेक्ट टू द अनदर मॉलिक्यूल। लिक्विड का एक मॉलिक्यूल ये है, लिक्विड का दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो एक दूसरे के अगेंस्ट दोनों का मूवमेंट किस तरह से है, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। दूसरा, विस्कोसिटी हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन IMFOA मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अगर मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर आसानी से मूव नहीं करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, यानी उस लिक्विड का फ्लो आसानी से हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। एक नया टर्म्स है जिसको हम बोलेंगे लैमिनार फ्लो। इसका मतलब है रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी इन पासिंग फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर किस तरह से जा रही है, किस तरह से उसकी वेलोसिटी हो रही है, दैट इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। पॉइंट नंबर 5 ये बोलता है कि अगर आप लिक्विड की कोई दो लेयर लो, एक ऊपर और एक नीचे वाली, तो जो ऊपर वाली लेयर है वो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बिलो लेयर। ये जो बिलो वाली लेयर है ये ऊपर वाली लेयर के फ्लो को रिटार्ड करेगी, इसको भी जाने नहीं देगी। चलिए अब बात करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ विस्कोसिटी।
जो विस्कोसिटी है वो एक तरह का फोर्स है, द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए इंटू डी यू बाई डी जेड। तो यहां पर जो डी यू बाई डी जेड है, इट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी चेंज इन द वेलोसिटी विद डिस्टेंस। जो ए है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ लेयर्स, और जो एफ है उसका मतलब होता है फोर्स। तो अब प्रोपोर्शन हटा दो और एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो एफ इक्वल टू ईटा ए डी यू बाई डी जेड, और ईटा इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो बच्चों सीजीएस सिस्टम है, उसमें जो वेलोसिटी की यूनिट है वो है पॉइस। तो चलिए बच्चों, ये था हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर फुल चैप्टर रिवीजन। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाउट पूछ सकते हैं। चैनल का लिंक और बाकी सारे यूजफुल लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।